लास्ट टाइम जो है वो हमने फ्रिक्शन का टॉपिक डिस्कस किया था। ठीक है, और उसमें ब्रेकिंग डिस्टेंस और थिंकिंग डिस्टेंस ये पार्ट कंप्लीट किया था। और उसके फैक्टर्स भी देख लिए थे कि उन फैक्टर्स में किस तरह से चेंज आता है आपके पास। रोड की कंडीशन, ड्राइवर की कंडीशन और फ्लूइड और ये सब चीज़ें इंक्लूड थी वहाँ पर ब्रेकिंग के साथ, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करते हुए ये सब फैक्टर्स आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। और नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना है आज वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और इलास्टिक डिफॉर्मेशन में अब आपके पास दो टर्म है, और इन दोनों टर्म को अगर हम इंडिविजुअल पहले डिफाइन करते हैं और इनका इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन का इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली अगर आप इलास्टिक की बात करो तो इलास्टिक में सबसे पहले जो हमारे माइंड में एग्जांपल आती है हम रबर बैंड की एग्जांपल को कंसिडर करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग की एग्जांपल को कंसिडर करते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स आपके पास इलास्टिक से रिलेटेड सबसे पहले हमारे माइंड में आती है जब हम इलास्टिसिटी या इलास्टिक की बात करते हैं। ठीक है, और इसी से जो टर्म ड्राइव की जाती है इलास्टिसिटी, उस इलास्टिसिटी में आपके पास ये डिफाइन किया जाता है कि बॉडी जो है वो अपनी शेप को और अपने साइज को, अगर उस पर फोर्स अप्लाई की जाए एक्सटर्नल, तो वो कितना रेजिस्ट कर सकती है अपनी शेप को रिस्टोर करने के लिए, राइट। अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो तो जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो हमें भी एक ऑपोजिट फोर्स वहां पर फील होती है जो कि रबर बैंड की तरफ से रिस्टोरिंग फोर्स होती है। और अगर आप स्प्रिंग की एग्जांपल लो तो स्प्रिंग में भी आपके पास सेम रिस्टोरिंग फोर्स होती है, राइट। तो बेसिकली वो आपके पास मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो रेजिस्ट करता है अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल साइज में, कि जब उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके चेंज किया जाए तो वो उस चेंज को रेजिस्ट करेगा। ये प्रॉपर्टी आपके पास बॉडी की इलास्टिसिटी की टर्म से आप डिफाइन करते हो। ठीक है, तो अगर आप इसको डिफाइन करो बेसिकली, तो इलास्टिसिटी जो है वो प्रॉपर्टी है। जिस तरह हमने इनर्शिया डिस्कस किया था वो स्टेट से रिलेटेड था बॉडी के, ये शेप और साइज से रिलेटेड है। तो ये भी आपके पास बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच रेजिस्ट change in its original size and shape। ठीक है, तो ये आपके पास एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके बाद जो है वो उसकी शेप और साइज में जो चेंज आता है वो उसे रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने के बाद आपको ये फोर्स एक्सपीरियंस होती है और ये बॉडी की प्रॉपर्टी वहां पर नजर आती है। और इसकी एग्जांपल्स में हम सबसे पहले जब डिस्कस करते हैं तो पहली एग्जांपल रबर बैंड, स्प्रिंग, ये एग्जांपल हमारे पास बहुत कॉमन हमारे माइंड में होती है कि शायद इन्हीं की इलास्टिसिटी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और जो मेजर एग्जांपल, हम फेमस एग्जांपल डिस्कस करते हैं हमारे सिलेबस में, वो स्प्रिंग की एग्जांपल होती है, क्योंकि स्प्रिंग हम काफी एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज भी आपके पास इस चैप्टर में डिटेल्ड है। तो तो इसमें हम बलून इंक्लूड कर सकते हैं, बलून के एग्जांपल। बलून को आप इंक्लूड कर सकते हो, हाँ, क्योंकि वो भी आपके पास रबर मटेरियल होता है। ठीक है, तो बलून के एग्जांपल को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो जिस चीज को भी आप सिंपली स्ट्रेच कर रहे हो और वो आपके पास अपनी ओरिजिनल शेप को रिफॉर्म कर रहा है, तो वहां पर उस बॉडी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, और इसके बाद भी हम देखेंगे कि कहाँ पर इलास्टिसिटी स्ट्रांग या वीक होती है। अगर आप हाई इलास्टिसिटी या आप स्ट्रांग इलास्टिसिटी की बात करो तो किस मटेरियल की इलास्टिसिटी स्ट्रांग होगी,
अगर लेट सपोज मैं यहाँ एक और टर्म लिखूं, एक और टर्म अगर यहाँ लिखी जाए स्टील, तो इन तीनों मटेरियल में से आपके पास किस मटेरियल की इलास्टिसिटी स्ट्रांग होगी? गैस कर सकते हो, रबर की, स्प्रिंग की, या स्टील की? ओके, तो आपके पास स्प्रिंग, आपके माइंड में कि स्प्रिंग की शायद इलास्टिसिटी ज्यादा हो, लेकिन अगर आप डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो रेजिस्टेंस की बात हो रही है, जो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रेजिस्ट कर सके। तो अगर हम यहाँ पर स्टील की बात करें और स्प्रिंग, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो स्टील और स्प्रिंग को कंपेयर करने में आपको एक चीज का आइडिया तो होगा कि स्प्रिंग को बहुत कम फोर्स अप्लाई करने के बाद भी हम स्ट्रेच कर सकते हैं इजीली, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। और थोड़ा और ज्यादा फोर्स अप्लाई करने अगर हम, तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। अभी हम नॉर्मल जो लेबोरेटरीज में स्प्रिंग यूज होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, अभी हम बाइक और कार के स्प्रिंग्स की बात नहीं कर रहे। उन पे तो आपको काफी फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो स्टील आपको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, क्योंकि स्टील को आप बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी शेप चेंज कर पाओगे, राइट? लेकिन बस उसमें डिफरेंस ये होगा कि वो अपने आप को जो है वो रीस्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्प्रिंग जो है वो रीस्टोर कर लेगा एक लिमिट तक, लेकिन एक लिमिट के बाद जाकर वो भी जो है वो रीस्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने फोर्स जो है वो उसकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा उस पर इंक्रीज कर दी है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करना यहाँ पर कंपलसरी है। ठीक है, ओके, इसके बाद फिर हम सेकंड अगर बात करें, तो बेसिकली यहाँ पर स्टील की जो इलास्टिसिटी है वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि स्टील का शेप चेंज करना आपके पास उतना इजी नहीं होगा जितना आप स्प्रिंग और रबर की शेप को इजीली चेंज कर सकते हो। स्टील में सिर्फ रिस्टोरिंग आपके पास फोर्स नहीं होगी, लेकिन वो रेजिस्ट करेगा कि आप उसकी शेप और साइज को चेंज कर रहे हो, राइट? तो इलास्टिसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये होता है आपके पास। और उसके अलावा अगर आप बात करते हो अपने पास डिफॉर्मेशन की, तो डिफॉर्मेशन किस चीज को डिफाइन करेगा? जैसे रबर रबर बैंड होता है। ठीक है, और उसके अलावा देखो, अब आपके पास डिफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, तो डिफॉर्मेशन में आपके पास बेसिकली वर्ड जो यूज होता है फॉर्मेशन का, उसके साथ डिफॉर्मेशन हम लिख रहे हैं। तो बेसिकली हम शेप, साइज और उसकी फॉर्म चेंज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो हम इलास्टिसिटी में लिख रहे थे जिसे वो रेजिस्ट करता है, तो उसी रेजिस्टेंस के सारे फैक्टर्स को आप डिफॉर्मेशन में लिखते हो, कि डिफॉर्मेशन आपको बताता है चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, या फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल। आप किसी भी चीज के बारे में उसकी चेंज की बात कर सकते हो। ठीक है, और डिफॉर्मेशन जरूरी नहीं है आपके पास कि हमेशा सिंगल स्ट्रेच करने में ही अप्लाई हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हम ट्विस्ट भी करते हैं, तो अगर ट्विस्ट कर रहे हो आप, तो उसमें आपके पास अलग अलग मॉड्यूलस आ जाते हैं। ठीक है, उसमें बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस, ये डिफरेंट मॉड्यूलस है। वो हमारे पास इतने डिटेल में ऐड नहीं है अभी, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आप किसी चीज को वहां पे ट्विस्ट करते हो, किसी चीज को स्ट्रेच करते हो, तो दोनों में वहां पर डिफरेंस है। ठीक है, कि आप दोनों की फॉर्मेशन अलग अलग तरह से चेंज कर रहे हो। ठीक है, अगर आप टॉवल की एग्जांपल लो या क्लोथ की, आप उसे ट्विस्ट कर रहे हो, आप उसे स्ट्रेच करोगे वो स्ट्रेच नहीं होगा, लेकिन वो ट्विस्ट हो सकता है। तो वहां डिफॉर्मेशन डिफरेंट तरह की होगी, और स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन और रबर बैंड में डिफॉर्मेशन डिफरेंट तरह से होगी। ठीक है, लेकिन वो सब जो है वो डिफॉर्मेशन की ही कैटेगरी के अंडर आएगी, राइट? तो यहाँ तक आपके पास कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इलास्टिक और डिफॉर्मेशन का। और जब हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं,
तो हम यहाँ पर जो हमारा मेन कंसर्न है, मेन एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस करनी है वो स्प्रिंग की ही एग्जाम्पल है। तो हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल को डिस्कस करना है वो स्प्रिंग की एग्जाम्पल को डिस्कस करना है। एक नॉर्मल स्प्रिंग की बात करें जो हम अपने लैब्स में यूज करते हैं, जिसका आपको आइडिया हो गया कि डेली लाइफ में जो हम स्प्रिंग यूज कर रहे हैं तो वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। कार और व्हीकल्स के स्प्रिंग बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके पास एक लॉ है, और उस लॉ के बारे में अगर आप लिखो तो शायद आपने इसका नाम भी सुना हो, हुक्स लॉ। तो बेसिकली हुक्स लॉ जो है वो आपके पास इस इलास्टिक डिफॉर्मेशन में स्प्रिंग की प्रॉपर्टी को देखते हुए ड्राइव किया कि अगर हमें ये चीज फाइंड आउट करनी हो तो हम हर बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हमारे पास कोई वैल्यू या कोई फॉर्मूला या कोई लॉ ऐसा होना चाहिए कि जिसकी बेसिस पे हम बाकी सब फैक्टर्स की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सके। तो हुक्स लॉ ने बेसिकली आपको ये स्टेटमेंट दी थी, और वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह की थी कि जो भी आप फोर्स अप्लाई करोगे स्प्रिंग पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो कि जिसकी शेप चेंज हो सकती है, तो वहां पर आपके पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंशन के। ठीक है, मतलब आप स्प्रिंग पे जितना फोर्स बढ़ाओगे स्प्रिंग उतना स्ट्रेच होता जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस करें कि लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक स्प्रिंग है और उसको हम तीन अलग अलग फोर्सेस के साथ वन बाय वन अगर स्ट्रेच करने की कोशिश करें, तो लेट सपोज यहाँ पर ये हम लेकिन ये न्यूटन के थर्ड लॉ से सिमिलर नहीं है क्या? उसमें एक्शन रिएक्शन की फोर्स थी, वो यहाँ अप्लाई होगी। एक्शन रिएक्शन की फोर्स जो है वो आपको रिस्टोरिंग की उसमें टर्म में मिलेगी। लेकिन इसने बात की लेंथ की। एक क्वांटिटी फोर्स है जो कि वेक्टर है, और एक उसने वैसे क्वांटिटी की बात की लेंथ जो कि स्केलर है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ भी यहाँ अप्लाई होगा। वो रिस्टोरिंग फोर्स में होगा। वो अभी एक नेगेटिव साइन भी हम इसमें जब कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि वो न्यूटन थर्ड लॉ कब अप्लाई हो रहा है इस पे। ठीक है, ऐसा। तो अगर आप स्प्रिंग को सिंपल यहाँ पर हैंग करते हो एक ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, एक जगह पर आपने स्प्रिंग को हैंग कर दिया और सेम स्प्रिंग पर अब आपने लोड थोड़ा सा बढ़ाया, तो लोड बढ़ाने पे या फोर्स आप कह सकते हो वेट उस पे इंक्रीज करने पे वो थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रेच हो गया। और फिर उसी पर आपने और लोड इंक्रीज कर दिया तो वो स्प्रिंग और ज्यादा आपके पास स्ट्रेच होकर और ज्यादा एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेम स्प्रिंग और तीन अलग अलग वेट के साथ हमने यहाँ पर उसे कंपेयर किया, तो तीनों जगह पर आपके पास वैल्यूज डिफरेंट आ गई। ठीक है, और अगर हम इनके बारे में लिखें, लेट सपोज यहाँ पर जो आपके पास बॉडी का वेट था वो वेट था लेट सपोज 50 न्यूटन। ठीक है, और उसके बाद उस पे हमने मास उसका और इंक्रीज किया और उसका वेट लेट सपोज 70 न्यूटन, और फिर लास्ट में 90 न्यूटन। ठीक है, और जब स्प्रिंग पर कोई फोर्स नहीं होगी तो स्प्रिंग जो है वो इससे भी ज्यादा कंप्रेस फॉर्म में होगा। राइट, और इसके लॉ के बारे में अब अगर लिखा जाए फिर हम इसकी कैलकुलेशंस भी देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशंस किस तरह से पॉसिबल होंगी। तो उसने अपने लॉ में ये बात लिखी थी, आप लोड का वर्ड यूज कर सकते हो या फोर्स का वर्ड यूज कर सकते हो। लोड या फोर्स ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये इसने बताई लास्ट में
कि within the elastic, or you can say that within the limit of proportionality. तो एक लिमिट की यहाँ पर उसने टर्म यूज कर ली। क्योंकि ये बात सिंपल सी है आपके पास कि अगर आप स्प्रिंग पर फोर्स लगा रहे हो तो एक टाइम तक फोर्स लगाने के बाद वो स्प्रिंग तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, हम कितनी भी उस पर फोर्स अप्लाई कर लें, कुछ टाइम बाद उस स्प्रिंग ने या रबर बैंड ने ब्रेक हो जाना है। तो उस वाले फैक्टर को भी उसने इंक्लूड किया अपनी लॉ में, और उसने लिखा कि लोड या फोर्स जो होगी बॉडी पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सटेंशन के। मतलब जिस रेट के अकॉर्डिंगली आप फोर्स इंक्रीज करोगे उतने ही रेट के अकॉर्डिंग आपके पास स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगी, वो उतना ही एक्सटेंड होगा, उसकी लेंथ उतनी इंक्रीज होगी। लेकिन आपके पास यहाँ पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है। और ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि आप यहाँ पे बॉडी की इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे हो। ठीक है, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है यहाँ पर इलास्टिक लिमिट। क्योंकि हर मटेरियल की, अब आपने उसको कितना स्ट्रॉन्ग बताया बनाया है, कितना सॉफ्ट बनाया है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी इलास्टिक लिमिट होगी। अगर स्प्रिंग सॉफ्ट है तो इलास्टिक लिमिट कम होगी, अगर स्प्रिंग स्ट्रॉन्ग है तो उसकी इलास्टिक लिमिट पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है इलास्टिक लिमिट पे। तो जब तक उसकी लिमिट के अंदर आप फोर्स लगाते जाओगे आपको उसकी एक्सटेंशन जो है वो डायरेक्टली मिलेगी, जितना फोर्स उतनी आपके पास एक्सटेंशन, राइट। और फिर एक टाइम बाद जो है वो उसकी इलास्टिक लिमिट रीच हो जाएगी और उसके बाद फिर वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। और अगर आप इसकी वैल्यूज और इसके ग्राफ्स को देखो तो इसकी वैल्यूज और इसके ग्राफ हम इस तरह से बनाते हैं। लेट सपोज अगर हम पहले टेबल की बात करें इसमें, तो इसके टेबल में आप ये देखोगे कि सबसे पहले हम फैक्टर लिखते हैं फोर्स का या लोड का। तो पहले कॉलम में हमारे पास फोर्स या लोड की क्वांटिटी है, और सेकंड कॉलम में हमारे पास हम लेंथ मेजर करते हैं, और फिर लास्ट में हम एक्सटेंशन उसका कैलकुलेट करते हैं। अब लेट सपोज जो हमारे पास ऊपर स्प्रिंग का एक्सपेरिमेंट था, हम उसी की वैल्यूज को यहाँ पर कोट करते हैं। तो उसकी वैल्यूज आपके पास कुछ इस तरह थी। पे इनिशियली कोई हमने लोड नहीं लगाया, ठीक है। इनिशियली फोर्स जीरो थी, लोड जीरो था, ठीक है। अब इनिशियली लेट सपोज जब स्प्रिंग पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही तो उसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी, ठीक है। और जब उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो उसकी इनिशियल लेंथ आपके पास लेट सपोज 10 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। इनिशियली वो 10 सेंटीमीटर में था और अभी उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं हुई, अभी वो अपनी जगह पर रेस्ट स्टेट में, इनिशियल स्टेट में। और उसके बाद फिर हमने सेकंड फोर्स अप्लाई की, या आप कह लो हमने फर्स्ट टाइम जब उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई की 50 न्यूटन, तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई 15 सेंटीमीटर तक। तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना आया? स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हुआ बता सकते हो? पहले वो 10 पर था, अब एक्सटेंड होने के बाद वो 15 पर आ गया। लेंथ उसकी आई थिंक 5। 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक। तो 5 सेंटीमीटर का आपके पास एक्सटेंशन हुआ। तो ये लेंथ और एक्सटेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस रखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये दो टर्म्स यूज होती हैं। तो स्टूडेंट जो है वो एक्सटेंशन को लेंथ कंसिडर कंसिडर करते हुए सॉल्व कर देता क्वेश्चन, और वो माइनस सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं करता। अब हमने 20 न्यूटन की फोर्स और ऐड कर दी, 70 पर हम चले गए। तो 70 के बाद जो इसमें एक्सटेंशन आया ये 17 सेंटीमीटर तक चला गया, और इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने अप्लाई की फोर्स, तो वो 90 न्यूटन, और चेंज जो आ गया आपके पास 19 तक लेंथ चली गई, और उसके बाद आपके पास 2 सेंटीमीटर। और इसी तरह से आप सो ऑन अगर इक्वल वेट ऐड करते जाओगे, क्योंकि पहले जीरो पर लोड था, हमने अचानक 50 लगाया, तो फर्स्ट हमारे पास जो आई एक्सटेंशन वो 5 सेंटीमीटर आई, फर्स्ट इनिशियल पोजीशन के कंपैरिजन में, ठीक है।
क्योंकि इनिशियली तो कुछ भी नहीं था। जब हम फर्स्ट फोर्स अप्लाई करेंगे तो बेसिकली हमारा जो ग्राफ होगा वो वहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि उससे पहले तो फोर्स नहीं थी, तो उससे पहले लॉ भी अप्लाई नहीं होगा। तो अगर हम इसको सो ऑन वैल्यूज को ऐड करते जाएं तो 90 के बाद 110, और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का और लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगेन एक्सटेंशन आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सो ऑन इसी तरह कंटिन्यू चलेगी वैल्यूज, और आपके पास ये दोनों डायरेक्टली इंक्रीज होते रहेंगे विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ अ बॉडी। अब इसको अगर आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट किस तरह से करोगे? हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस होंगे यहाँ पर ग्राफ के लिए। ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अपनी क्वांटिटीज को। तो एक्स पर हमने जो है वो किसे मेंशन कर लिया, फोर्स को करेंगे या एक्सटेंशन को? क्योंकि फोर्स अप्लाई करने पर एक्सटेंशन हो रही है, तो हम यहाँ पर फोर्स को मेंशन करेंगे एक्स पे, क्योंकि जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स पे मेंशन करते हैं और डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई पर, क्योंकि एक्सटेंशन डिपेंड कर रही है फोर्स पे। तो अगर फोर्स अप्लाई होगी तो आपके पास एक्सटेंशन होगी। और लेट सपोज हम एक्सटेंशन के लिए एक्स का सिंबल यूज करते हैं, तो वाई एक्सिस पर आपके पास एक्स की क्वांटिटी होगी। अब हम उसे सेंटीमीटर्स में लिख रहे हैं यहाँ पर। फोर्स हमारे पास यहाँ पर न्यूटन में आ गई। ठीक है, तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक चीज क्लियर है कि आपका एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, हर जगह पर जो एक्सटेंशन की वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर है। फर्स्ट कंडीशन में 5 सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि वहां पर हमने जीरो से स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसके बाद जितना भी एक्सटेंशन आया वो इक्वली 2 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर अगर आपको ग्राफ का थोड़ा बहुत आइडिया हो तो ग्राफ आपके पास कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगी, कर्व होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी? आइडिया? ठीक है, हमने जब ग्राफ डिस्कस किए थे, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसमें अगर दोनों वैल्यूज इक्वली इंक्रीज हो रही हैं, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये कि जितना फोर्स इंक्रीज हो रहा है उतना आपके पास एक्सटेंशन चेंज हो रही है। तो दोनों एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये कि आपके पास ग्राफ की लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, जिसको हम ओरिजिन से पास कर सकते हैं, या अगर हमारे पास इनिशियल कोई लेंथ थी तो हम वहां से उसे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास फाइनल ग्राफ की वैल्यू होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू और ये लाइन आपको ये प्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर आपके पास जो ग्राफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, और यहाँ पर दोनों क्वांटिटीज आपके पास इक्वली इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मार्किंग हो जाएगी आपके पास एक्स और वाई पर, वो भी हम इक्वली कर लेंगे। अच्छा, अब लेट सपोज हम इसे फोर्स की एक वैल्यू तक लेकर गए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 50 न्यूटन से हमने स्टार्ट किया, और लास्ट हम लेट सपोज 200 न्यूटन तक चले गए। ठीक है, एक्सटेंशन हमने शुरू किया था 5 से, और वो एक्सटेंशन बढ़ते बढ़ते आपके पास जो है वो यहाँ पर 100 तक अगर हम मार्क कर दें, या 50 तक मार्क कर दें सेंटीमीटर्स में, तो आपके पास लेंथ जो है वो इतनी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब वो जो इलास्टिक लिमिट का कॉन्सेप्ट था, तो इलास्टिक लिमिट के कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ में? क्योंकि इलास्टिक लिमिट में आपके पास थोड़ा बहुत चेंज आएगा, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा।
ठीक है। तो जब इलास्टिक लिमिट पर आप पहुंच जाओगे, आप स्प्रिंग को इतना स्ट्रेच कर लोगे कि स्प्रिंग स्ट्रेच होने के बाद बिल्कुल एक स्ट्रेट वायर बन जाएगा। अब वो और स्ट्रेच नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उसको बिल्कुल एक स्ट्रेट वायर की फॉर्म में कर दिया। अब उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसका मतलब ये है कि वहां पर वो कुछ टाइम तक उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, उस पर सिर्फ फोर्स आप इंक्रीज करते रहोगे। तो यहाँ से ग्राफ कुछ टाइम के लिए एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि अब उसकी इलास्टिक लिमिट मिल चुकी है आपको, अब वो और इंक्रीज नहीं कर रहा, तो लेंथ अपनी जगह पर फिक्स हो गई, एक्सटेंशन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फोर्स हम अभी भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और जब हम और फोर्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर फिर डिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि ये स्प्रिंग आपके पास यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक को हम यहाँ पर एक इस तरह रफली कर्व लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो ब्रेकेज पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है हमने, ये फॉलो कर रही है हुक्स लॉ को। और ये जो ग्रीन लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, या आप इलास्टिक लिमिट लिख सकते हो। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सर आपने वाई एक्सिस पे एक्सटेंशन लिया या लेंथ? वाई एक्सिस पर यहाँ पर हमारे पास जो एक्सटेंशन हो रही है 2 2 सेंटीमीटर्स को, तो आप उसको लेंथ लिख लो तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन तो हम हर पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे पास लेंथ का फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, एक्सटेंशन हमारे पास सेम आ रहा है। तो हम इसे लेंथ यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, और इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि लेंथ इंक्रीज होगी, एक्सटेंशन तो एक जगह पर स्टिक रहेगी आपके पास। वो 2 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन है, वो हर जगह पर हम डिफरेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और जो लास्ट में पर्पल कलर से जो लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट को। ठीक है, क्योंकि जब आप उसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक पहुंच गए, अब उसके बाद जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा, वो ब्रेक होगा। तो लास्ट में वो कर्व लाइन जो है वो उसके ब्रेकिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। और इसके बाद जब आप उसके फॉर्मूला की बात करते हो, तो फॉर्मूला भी हम इन्हीं फैक्टर्स की बेसिस पर लिख सकते हैं। आपने ऊपर डिफाइन किया था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। तो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंशन के। ठीक है, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटेंशन को। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हम किससे रिप्लेस करेंगे, एक कांस्टेंट से। और वो कांस्टेंट आपके पास यहाँ पर क्या होगा, वो के की फॉर्म में आएगा। ठीक है। अब ये जो आपने के की फॉर्म में यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखा, अब ये के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट में सारी क्वांटिटीज चेंज हो रही थी, सिर्फ एक चीज चेंज नहीं हो रही थी, वो क्या था, स्प्रिंग। स्प्रिंग का मटेरियल चेंज नहीं हुआ, पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने एक ही स्प्रिंग यूज किया, और वो ही लास्ट मोमेंट तक सेम कंटिन्यू चलता रहा। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये जो के कांस्टेंट आया है यहाँ पर, ये आपके पास कांस्टेंट तो है ही, लेकिन ये कांस्टेंट डिफाइन किसको करता है ये आपको पता होना चाहिए। ये डिफाइन करता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को। स्प्रिंग आपके पास कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, तो ये फैक्टर आपके पास स्टिफनेस की क्वांटिटी डिफाइन करेगी। ठीक है, अगर स्ट्रांग स्प्रिंग है तो उसकी स्टिफनेस ज्यादा होगी। ठीक है। और अगर आपके पास स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट है, तो उसकी स्टिफनेस कम हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक।
तो न्यूटन लॉ को अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना हो तो आप इसी इक्वेशन में एक माइनस साइन इंडिकेट करवा देते हो, और वो माइनस साइन इंडिकेट ये करता है कि यहाँ पर स्प्रिंग की जो फोर्स होगी वो ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा रीस्टोरिंग फोर्स को। तो रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये है कि स्प्रिंग की जो फोर्स होगी वो हमेशा ऑपोजिट होगी एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, और आप इसको अगर यहाँ फर्दर एक्सप्लेन करना चाहो कि आप लिख सकते हो कि रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ की एप्लीकेशन को आप यहाँ इस तरह से यूज कर सकते हो। तो अगर हम एनर्जीज की बात करते हैं यहाँ पर कि स्प्रिंग में आपके पास कहाँ पर कौन सी एनर्जी अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम एनर्जी की रिस्पेक्ट से बात करते हैं स्प्रिंग में, और एनर्जीज हमारे पास बेसिकली दो तरह की होती हैं, दो कैटेगरीज में हम सारी एनर्जीज को समराइज करते हैं। एक हम काइनेटिक एनर्जी और सेकंड जो है वो पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह की कैटेगरीज आएंगी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। और अगर हम इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में देखते हो या किसी की मोशन को देखकर उसकी एनर्जी को डिफाइन करते हो तो वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, काइनेटिक बेसिकली आप डिफाइन करते हो ड्यू टू अ मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो जो बॉडी की मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम काइनेटिक की टर्म्स में ड्राइव करते हैं। ठीक है, अगर आप एक कार मूव कर रही है और एक कार बहुत फास्ट मूव कर रही है उन दोनों के कंपैरिजन में, तो बेसिकली जो कार फास्ट मूव कर रही है उसकी एनर्जी जो है वो स्लो कार के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर हम इसकी टर्म्स की बात करें कि हम इसे कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। अभी एक आपको रफ आइडिया यहाँ पर एनर्जीज का दे रहा हूँ स्प्रिंग से रिलेटेड, हम इसे बाद में डिटेल भी इसके चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो उसका फॉर्मूला आपके पास ये होता है बेसिकली कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 यानी हाफ mv²। और v यहाँ पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और m जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मास और वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी और मास का कॉम्बिनेशन आपके पास काइनेटिक एनर्जी बना रहा है। और जब हम इसका स्पेसिफिक चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम और डिटेल में देख लेंगे कि किस तरह से इनमें और वेरिएशंस हम चेक कर सकते हैं। और पोटेंशियल आप कैसे डिफाइन करोगे, कोई गैस? इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ड्यू टू अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी।
अब पोजीशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा? पोजीशन का मतलब ये कि अभी हमने स्प्रिंग की बात की, हमने रबर बैंड की बात की। अगर लेट सपोज आप रबर बैंड की एग्जांपल लो या स्प्रिंग की एग्जांपल लो, तो रबर बैंड में आपने वो ट्राई किया होगा कि पेपर रखकर जब रबर बैंड से वहां पर स्ट्राइक किया जाता है, ठीक है। वरना और सिंपल एग्जांपल ले लो, एंग्री बर्ड गेम की एग्जांपल लो आप। तो एंग्री बर्ड में ये होता है कि कैटापुल्ट में आप एंग्री बर्ड को जितना स्ट्रेच करते हो, तो हमें ये तो पता होता है कि ये उतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें आइडिया है कि इतना स्ट्रेच करने पे वो इतना डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो बेसिकली हमें स्ट्रेच करने में हम उसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसे स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने में हमने अपनी मैकेनिकल एनर्जी लगाई और वो रिस्टोर हो गई उस रबर बैंड में, ठीक है। और फिर जब आप उसे वहां से रिलीज करोगे, तो वो आपकी सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपने उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की और वो कन्वर्ट किस में हो गई? जब आपने उसे रिलीज किया, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें मोशन आ गया, ठीक है। तो जब उसमें मोशन आ जाएगा आपके पास, तो वो सारी एनर्जी जो पोटेंशियल में आपने स्टोर की थी वो अब काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। तो इसका सिंपल सा लॉजिक आपके पास ये बनता है कि जो अभी हमने स्प्रिंग की एग्जांपल डिस्कस की, उस स्प्रिंग की एग्जांपल में जो पोटेंशियल था, वो जो रिस्टोरिंग हमने फोर्स लिखा, वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ही उसमें स्टोर कर रहा था, ठीक है। और जैसे ही आप उसे रिलीज करोगे, रिलीज करने के बाद आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक में, ठीक है। क्योंकि एनर्जी के बारे में आपने बेसिक लॉ साइंस में पढ़ा ही होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर या वन फॉर्म टू अनदर। तो यही बेसिक लॉजिक यूज होती है कि हमने जब स्ट्रेच किया, तो हमने एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस नहीं की, हमने अपनी मैकेनिकल एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट किया। और फिर जैसे ही हमने उस रबर बैंड को रिलीज किया, तो हमारी पोटेंशियल थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। तो एनर्जी का कन्वर्जन चलता है, सिर्फ आपके पास कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हम, ठीक है। कोई ना कोई उसके बैक एंड पे आपको ऐसी क्वांटिटी मिलेगी कि वो जहां से एनर्जी कन्वर्ट होकर आई है, ठीक है। तो हम में से कोई भी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हम बेसिकली एनर्जी को एक तरह से कन्वर्ट कर रहे होते हैं। आपके पास जितनी भी आजकल जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी की आप बात कर लो, आप सोलर पैनल्स लगा लो, आप इलेक्ट्रिक कार्स बना लो, आप कुछ भी कर रहे हो एडवांस, लेकिन हम बेसिकली एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सोलर क्या कर रहा है? वो हीट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इलेक्ट्रिक कार्स क्या कर रही हैं? वो चार्जेस को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रही हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इन एवरी फील्ड ऑफ साइंस, एंड आप जो है वो एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो बेसिक फॉर्मूला लिखा जाता है, वो तो हम हाइट और उसके लिए लिखते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का अपना जो मैकेनिक्स में फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वो आपके पास इक्वल होगा mgh के, ठीक है। तो जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, तो उस स्ट्रेच स्प्रिंग में एनर्जी जो स्टोर हो रही थी वो पोटेंशियल थी। और जब आपने उसको रिलीज किया, रिलीज करने के बाद की जो एनर्जी होगी वो उसकी हो जाएगी काइनेटिक, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर ये मास ग्रेविटी और हाइट है ना? हाँ, मास, ग्रेविटी और हाइट, मैं उसको ज्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमारे पास ग्रेविटी इस स्पेसिफिक टॉपिक में कहीं भी ऐड नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में हम अभी डिटेल बात नहीं कर रहे। लेकिन आपको पोटेंशियल और काइनेटिक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो आप उसको देखते हुए एक्सप्लेन कर सकते हो कि पोटेंशियल और काइनेटिक कहाँ पर होगी और कहाँ पर नहीं, ठीक है। सही।
और कोई क्वेश्चन यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी थी अगर आप लिखते हो, ठीक है, अगर टोटल एनर्जी आप स्प्रिंग की लिख रहे हो तो स्प्रिंग के लिए आपके पास, क्योंकि यहाँ पर कंबाइंड एनर्जी यूज हो रही है, तो आपके पास जो एनर्जी स्टोर हो रही है स्प्रिंग में, या जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है स्प्रिंग वहां मोशन में, तो उसको आप पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी ड्राइव की जाती है, हमने इसको ड्राइव नहीं करना कंप्लीट, ना आपसे कोई डेरिवेशन के बारे में पूछेगा। तो अगर फॉर्मूला कहीं पर यूज होगा भी, तो वो आपके पास इक्वल होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। के यहाँ पर अगेन स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स जो है वो आपके पास एक्सटेंशन है। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी हमारी डिपेंड करेगी एक्सटेंशन पे। आप जितना स्ट्रेच करोगे आपकी एनर्जी इतनी इंक्रीज होगी पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पर इस चीज का सेंस समझ आ रहा है कि हमने ये क्यों लिखा? क्योंकि आप जितना भी स्ट्रेच कर लो इसे, स्ट्रेच करने पर आपकी उतनी ही एनर्जी आपको स्ट्रॉन्ग रिस्टोर होकर मिल रही है। ठीक है, तो एक्सटेंशन के आपके पास यहाँ पर बेसिकली वो डिपेंड करेगा, और जो के की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी। पूरा डेरिवेशन हमने यहाँ पर नहीं देखना इस फॉर्मूला का कि कहाँ से ड्राइव होकर आया, वो फिर जब आप ए लेवल्स पढ़ोगे तो वहां पर इसकी डेरिवेशंस इंक्लूड होंगी, तो वहां हम इसे इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ तक जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट था और जो एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट था वो इस तरह से यूज होता है।